जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 50 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 1 नवंबर 2018 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की क्लासों की, पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है, ये आपको बताना है भी। हवा की गति से वाष्पीकरण की दर है वो यहाँ पे प्रभावित होती है भी। अब अगर हवा की गति तेज है, हवा की गति तेज है तो वाष्पीकरण है वो ज्यादा होगा भी। अगर हवा की गति तेज है तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा होगा। और हवा की गति अगर कम है तो वाष्पीकरण की जो दर है वो कम हो जाएगी भी, ठीक है। तो इस पे तो ये निर्भर करता है भी। उसके बाद में पानी के स्तर से, पानी का स्तर ऊंचा है या फिर नीचा है, अब उस स्तर से वाष्पीकरण की दर है वो प्रभावित होती है क्या, तो ये बात बिल्कुल गलत है भी। यानी वाष्पीकरण की दर है वो पानी के स्तर के ऊपर निर्भर नहीं करती है, इससे प्रभावित नहीं होती भी। उसके बाद में सतह के क्षेत्रफल से, तो सतह के क्षेत्रफल से है वो वाष्पीकरण की दर है वो प्रभावित होती है। आपके पास में कोई कपड़ा है, उस कपड़े को ये मान लो भी उस कपड़े का क्षेत्रफल है वो इतना है, ठीक है। उस कपड़े को पूरा फैला दिया जाए और उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाए तो वो क्या है, जल्दी सूखेगा भी, ये जल्दी सूखेगा, यानी उसमें जो पानी है उसका वाष्पीकरण है वो ज्यादा होगा भी। उसके बाद में अगर उस कपड़े को गीला करके और एक जगह पे यानी उसको कम फैलाया जाए, एक ही जगह पे पोटली सी बना के छोड़ दे तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा भी। और क्षेत्रफल कम होगा तो वो क्या है, वाष्पीकरण की जो दर है ना वो कम हो जाएगी भी। तो जितना ज्यादा आप कपड़े को ज्यादा फैलाओगे उसमें वाष्पीकरण की दर है वो उतनी ही ज्यादा होगी भी। तापमान में परिवर्तन से, तो तापमान में परिवर्तन से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है भी। अगर तापमान ज्यादा है तो वहां पे वाष्पीकरण की दर है वो भी ज्यादा होगी, और तापमान कम है तो वहां पे वाष्पीकरण की दर है वो भी कम हो जाएगी भी, ठीक है। तो बाकी सारे सही है, एक आपका गलत है इसमें, 2 नंबर ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी आनुवांशिकता को कंट्रोल करने वाला गुणसूत्र का घटक क्या है। अब गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, तो गुणसूत्र है वो डीएनए प्लस में प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए प्लस में प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सी होती है इसमें, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर है वो गुणसूत्र बने होते हैं। और गुणसूत्र के ऊपर है वो क्या पाए जाते हैं, जीन, ये गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं कौन, जीन, और गुणसूत्र से मिलकर है वो डीएनए बना होता है। और मानव डीएनए की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। मानव डीएनए की लंबाई है वो 2.2 मीटर होती है। इट्स ओके। उसके बाद में यहां पे अपन बात करते हैं एमआरएनए, यानी आरएनए है वो आपका 3 प्रकार का होता है। आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक आपका एमआरएनए हो गया, एमआरएनए, और उसके बाद में एक आपके पास में आरआरएनए हो जाएगा, आरआरएनए, और एक आपके पास में टीआरएनए हो जाएगा, टीआरएनए हो जाएगा। अब देखो भी एमआरएनए है, एमआरएनए है ना, ये क्या कार्य करता है, ये यहां पे बात करते हैं प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन का
निर्माण, तो प्रोटीन का निर्माण है वो राइबोसोम करता है भी, प्रोटीन का निर्माण है वो राइबोसोम करता है, ठीक है। और प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। लेकिन राइबोसोम है ना, उसको आदेश देने पड़ते हैं भी, राइबोसोम को आदेश देने पड़ते हैं भी, अब आप प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन की जरूरत है शरीर के अंदर। तो वो आदेश कौन देता है, तो वो आदेश डीएनए देता है भी। लेकिन डीएनए खुद नहीं जाता भी आदेश देने के लिए, क्योंकि डीएनए है वो बड़ा है भी, एक मजबूत आदमी है, एक मजबूत इंसान है, तो ये खुद थोड़ी ना जाएगा। अब ये किसी के थ्रू है वो ये मैसेज भेजेगा, तो इसीलिए mRNA है, इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ये मैसेज लेके जाता है भी। mRNA है, ये मैसेज लेके जाता है किसके पास में, राइबोसोम के पास में भी, आप प्रोटीन बनाओ, डीएनए ने बोला है। उसके बाद में आरएनए है, ये जो राइबोसोम है ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है भी, ठीक है। उसके बाद में ये आरएनए होता है आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और टी आरएनए है ये ट्रांसफर आरएनए हो जाएगा भी, टी आरएनए है ये आपका ट्रांसफर आरएनए हो जाएगा। और टी आरएनए है ये जब राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, उस समय ये किसका ट्रांसफर करता है, तो ये एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल का ट्रांसफर कौन करता है, तो एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, टी आरएनए करता है, ठीक है। उसके बाद में आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का घटक कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका डीएनए हो जाएगा भी। डीएनए है ना वो आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है, आनुवंशिकता के जो लक्षण होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, डीएनए करता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा इसका फुल नाम। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया भी, एक धावक जिसका वजन 80 केजी है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर 60 सेकंड में 1 मीटर के 10 कदम चलता है भी, यानी 60 सेकंड के अंदर है वो 1-1 मीटर के 10 कदम चलता है। शरीर शक्ति की गणना करें, दिया गया है कि जी का मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब यहां पे शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला देख लेते हैं। शक्ति बराबर होता है आपका भी कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब भैया आपके पास में तो कार्य नहीं है, कार्य क्या होता है, तो कार्य यहां पे देखते हुए कार्य होता है mgh, यानी m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h आपके पास में हाइट है। अब इसने बोला भी एक प्लेटफॉर्म पर, दूसरी बात कार्य की अगर मैं बात करूं तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपके पास में बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा भी। अब यहां पे आपके पास में ऊंचाई नहीं है, यहां पे क्या है भी ऊंचाई नहीं दे रखी थी, इसका मतलब ये आपका नहीं लगेगा फॉर्मूला। अब यहां पे ये फॉर्मूला लगा दो, आपके पास में विस्थापन है, बल आपके पास में नहीं है, लेकिन बल ज्ञात करने की एक हिंट दे रखी है इसने भी, आपको क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है और आपको गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है। तो वहां से आप है वो बल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है भी। द्रव्यमान कितना आपके पास में 80 केजी है, इंटू त्वरण कितना आपके पास में 9.8 है। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 का आपके पास में क्या आ जाएगा भी, 4 आ जाएगा, 6 और 72 और 6 आपके पास में कितना हो जाएगा, 78। तो आपके पास में 784 न्यूटन है वो बल आ जाएगा भी, 784 न्यूटन आपके पास में क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। अब इसके अंतर्गत है वो आपको बोला गया है भी कार्य कितना है, कार्य आप निकालोगे, बल इंटू विस्थापन होता है, विस्थापन इसने कितना किया, विस्थापन इसने किया भी 60 सेकंड में 1 मीटर के 10 कदम चलता है। तो 1 मीटर के 10 कदम चलता है, तो इसका मतलब प्रत्येक कदम का 1 मीटर है, तो 10 मीटर हो जाएगा भी। यहां पे जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट या फिर ये बोलूं विस्थापन आएगा वो कितना आएगा, 10 मीटर आ जाएगा भी, ठीक है, 10 मीटर। अब इसमें फॉर्मूले में मान रख दो भी, कार्य क्या होता है, तो कार्य आपके पास में बल इंटू विस्थापन होता है, तो पावर W, पावर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, कार्य 784 का बल इंटू 10 आपके पास में क्या है, इंटू 10 आपके पास में ये बल है भी, सॉरी विस्थापन है, 10 मीटर का विस्थापन है, बल 784 न्यूटन है, 10 मीटर का मेरे पास में क्या है, विस्थापन है। तो बल इंटू विस्थापन कर दिया, कार्य आ गया। अपोन में समय कितना है, तो 60 सेकंड है, तो 60 सेकंड आ गया। 0 से 0 कैंसिल कर दो, अब 6 से इसको डिवाइड कर दो तो 6 कम 6 बच गया, 1 18, 6 3 18
और उसके बाद 4 में भाग जाएगा नहीं तो भाग टूट गया 0, और 40 6 छिके 36, 4 40 6 छिके 36, तो ये लगभग है वो 130.66 आ जाएगा भी। और आपको पता है भी शक्ति को किस में मापा जाता है, तो वाट में मापा जाता है भी। शक्ति को वाट में मापा जाता है जिसको W से शो किया जाता है। तो ये आपके पास में कितना मान आ जाएगा, 130.67 आ जाएगा भी, 130.67। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है भी, यौन प्रजनन के दौरान जब 2 व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे क्या बनाती है। आपको पता है भी, नर और मादा, नर व मादा व्यक्ति होते हैं। अब यहां से शुक्राणु आएगा, यहां से शुक्राणु आएगा, और इधर से है वो अंडाणु आएगा भी, ठीक है। दोनों का जब संलयन होगा, तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा भी। और निषेचन होने पर फर्स्ट जो सेल बनेगी इसे अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं भी। इसे अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट। और जाइगोट को हिंदी में अपन बोलते हैं युग्मनज बोला जाता है भी। एक होता है युग्मक, एक क्या होता है, युग्मक। तो अंडाणु को अपन क्या बोल सकते हैं, युग्मक बोल सकते हैं भी, ठीक है। और शुक्राणु को क्या बोल सकते हैं, युग्मक बोल सकते हैं भी। यानी शुक्राणु है वो नर युग्मक है और अंडाणु है वो मादा युग्मक है। दोनों युग्मक मिलेंगे तो यहां पे आपके पास में क्या बन जाएगा, युग्मनज यानी जाइगोट बन जाएगा भी, ठीक है। अब यही इसने बोला था, तो ये आपका युग्मनज हो जाएगा। अब अंडा क्या होता है, तो अंडा है वो मादा युग्मक होता है भी, मादा युग्मक होता है, जो कि अंडाशय के अंदर है वो प्रत्येक महीने है वो एक अंडा उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं भ्रूण। भ्रूण क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है, युग्मनज जब बन जाता है, ठीक है, उसके बाद में लगभग 3-4 दिन के बाद में है वो ये युग्मनज है वो कहां पे आता है, ये युग्मनज गर्भाशय में आता है भी। गर्भाशय के अंदर जब आ जाता है, और गर्भाशय के अंदर है वो एंडोमेट्रियम के साथ में, एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़ जाता है, तो उसके बाद में है वो अपना विकास करना शुरू कर देता है। उसमें समसूत्री विभाजन होने शुरू हो जाते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं भी, ठीक है। जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर है निषेचन हो गया तो उस समय उसको युग्मनज ही बोलेंगे, जाइगोट ही बोला जाएगा। लेकिन जब फेलोपियन ट्यूब से वो गर्भाशय के अंदर आ जाएगा, और एंडोमेट्रियम लेयर होती है 3 गर्भाशय के अंदर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो बच्चा है, जो भ्रूण है वो किससे जुड़ता है, तो एंडोमेट्रियम से जुड़ता है भी। एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा, देन उसके बाद में उसका विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उसको भ्रूण बोला जाता है भी। उसके बाद में जब गर्भाशय में आ जाता है तो उसके बाद में उसको भ्रूण बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जाइगोट यानी युग्मनज। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें आपको बोला गया भी, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है। एक सीधी रेखा में गति करना क्या कहलाता है, तो सरल रेखीय गति कहलाती है भी। सरल रेखीय गति है वो एक सीधी रेखा में गति कहलाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आवर्त गति की। तो आवर्त गति है वो आवर्त गति क्या होती है, एक निश्चित समय अंतराल में अपनी एक प्रकार से अपनी आवर्ती को दोहराना क्या कहलाता है, आवर्त गति होती है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, जैसे पेंडुलम की गति है, जैसे घड़ी की सुइयों की गति है, तो वो क्या है, एक निश्चित गति है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी गति है वो दोबारा दोहरा देती है, ठीक है। उसके बाद में दोलन गति है, जैसे कोई स्प्रिंग है, जैसे कोई ये एक बिंदु से, यहां पे क्या होगा, एक निश्चित बिंदु होगा भी, एक निश्चित बिंदु होगा, और उस बिंदु से है वो एक प्रकार से उस बिंदु से कोई वस्तु की गति, एक निश्चित बिंदु से किसी वस्तु की गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है भी। जैसे कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग से हमने क्या है, एक पिंड को लटका दिया भी, एक पिंड को लटका दिया, और उसके बाद में जो पिंड की गति होगी वो एक क्या है, एक दोलन गति होगी भी।
असमान गति आप जानती है भी, असमान गति है वो एक प्रकार से कोई निश्चित नहीं होती भी, असमान गति है वो कोई निश्चित नहीं होती, ये एक प्रकार से अलग अलग समय पे है वो ये गति हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था भी 6400 किलोमीटर है ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है, लेकिन ये तो आपको दे ही नहीं रखा। अब 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लो भी। आपको पता है भी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप क्या करोगे 6400 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 शून्य हो जाएगी भी। अब इसको ये लिख सकते हैं भी 64 इंटू 10⁵ मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे भी, आप क्या करोगे भी, जितने यहां पे मैं लगाता हूं भी 6.4 लगा देता हूं भी, 6.4 लगा देता हूं, और यहां पे मैं 10 है वो 6 कर देता हूं भी। जितने अंकों के बाद में आप यहां पे शून्य ये दशमलव लगा रहे हो, उतनी ही ऊपर क्या है जीरो लगेगी भी। यहां पे आपने क्या किया भी, एक के बाद में जीरो ये दशमलव लगाया, तो यहां पे आपने एक जीरो ऊपर और लगा दी। इसका मतलब क्या है भी, अगर मैं इसको 5 ही रखूं, एज इट इज ही रखूं, यानी इसको 5 रखूं इंटू यहां पे 10 लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 6 ही होगा। अब यहां से देखो भी बात वही बनेगी, ये वाली बात ही बनेगी। यहां से दशमलव हटाऊंगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, तो बात तो वही है 64 इंटू 10⁵, बात तो वही है। थोड़ा सा मॉडिफाई करके रख दिया भी इसको, तो यहां पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो जितने अंकों के बाद में जीरो लगाओगे, ये दशमलव लगाओगे, उतने ही ऊपर है वो जीरो लग जाएंगे भी। तो आपके पास में एक के बाद में दशमलव लगाया तो एक जीरो लग गया, तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा। यदि कोई ग्रह है वो सिकुड़ना शुरू कर दे तो उसका जी का मान क्या होगा। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहां से अपन बात करते हैं सिकुड़ना शुरू करेगा तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या कम हो रही है, तो जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी बराबर होता है आपके पास में कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है। यानी यहां पे जी तो आपका सार्वत्रिक नियतांक है भी, कैपिटल जी है, ये तो सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता। मान इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है भी। ठीक है, अब इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता। आप चाहे सूर्य पे चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, किसी भी ग्रह पे चले जाओ, किसी भी कोने में पृथ्वी के चले जाओ, इसका मान उतना ही रहेगा भी। एम यहां पे है वो क्या है, कोई जो आपका ग्रह है, जो भी कोई ग्रह है उसका द्रव्यमान हो जाएगा भी। ठीक है, तो ये किसी ग्रह का द्रव्यमान लिख देते हैं, ग्रह का द्रव्यमान, ये ग्रह का द्रव्यमान होता है। और आर है वो आपकी यहां पे क्या है, ग्रह की त्रिज्या भी, ग्रह की त्रिज्या है। अब देखो भी यहां पे आपके पास में एक बार में जी और एम को कांस्टेंट रख दूं तो जी बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा 1/r², ये आ गया। अब आपको पता है भी जैसे जैसे आर घटेगी, यानी जैसे जैसे आर घटेगी, आर और जी में क्या है, दुश्मनी का रिलेशन है। जैसे जैसे त्रिज्या घटेगी जी का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे जी का मान बढ़ेगा आर घट जाएगी, जी का मान घटेगा तो आपकी आर बढ़ जाएगी। यानी इन दोनों में क्या है, एक प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दुश्मनी का रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा भी। तो इसने बोला भी सिकुड़ना शुरू कर रहा है तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या घट रही है, और त्रिज्या घट रही है तो इसका मतलब आपका जी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, एक नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा के अनुपात में मौजूद होते हैं भी। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। अब द्रव्यमान का अनुपात बताना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 14 होता है। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 14 ग्राम होता है। और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम होता है। एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम होता है। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन है
तो 3 का 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास में 14:3 आ जाएगा भाई। 14:3 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है भी एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्टेज होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर के 135 वोल्टेज कर दिया जाए तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी है, यह आपको बताना है। सबसे पहली बात यह है भी, आप यहां पे आपके पास में हीटर का प्रतिरोध निकाल लो भी आप। प्रतिरोध, अगर हीटर का प्रतिरोध निकाल लोगे वो एक प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा भी। यहां पे देखो भी, आप V भी चेंज कर रहे हो। अगर V चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपका धारा भी चेंज होगी भी। पहले 60 थी, अब 135 है। अब उसके बाद पहले 4 थी ये धारा कितनी है? 4 एम्पियर थी, और अब ये कितनी हो रही है? 135। दूसरी बात, इसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने की यहां पे ट्रिक बताऊंगा। पहले आप क्या करो, एक थोड़ा सा बेसिक समझ लो। हीटर का प्रतिरोध निकाल लें, तो हीटर का प्रतिरोध अगर आप 60 वोल्टेज के साथ में जोड़ोगे तो भी उसका प्रतिरोध उतना ही रहेगा, और आप 135 वोल्टेज के साथ में जोड़ोगे तो भी उसका प्रतिरोध उतना ही रहेगा, यानी ये प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहां से अपन बात करते हैं भी, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर है वो आपके पास में IR। अब आपको तो R ज्ञात करना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो V/I। अब यहां पे V कितना है? 60 है, और I कितना आपके पास में? 4 है। तो भाग दोगे तो आपके पास में 15 ओम है, वो क्या आ गया? ये इस हीटर का प्रतिरोध आ गया। अब देखो भी, 135 वोल्टेज आपने विभवांतर बढ़ाना है, 135 करना है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? धारा ज्ञात करनी है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? तो I बराबर आपके पास में हो जाएगा V/R। V कितना आपके पास में? 135 करना है, और R आपके पास में कितना है? 15 है। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 9 एम्पियर। कितना आ जाएगा भी? 9 एम्पियर है वो आपके पास में धारा आ जाएगी। दूसरी प्रक्रिया यहां पे देखो भी, ये तो था आपका बेसिक। अब देखो भी, अपन बात करते हैं भी यहां से, यानी 4 एम्पियर धारा है। 4 एम्पियर धारा है, तो उसमें यहां पे वोल्टेज कितना है? तो वोल्टेज है आपका 60। 4 एम्पियर धारा है तो वोल्टेज कितना है? 60 है। या फिर ये बोले भी, यहां पे अगर आपके पास में 60 वोल्टेज विभवांतर है तो उसमें धारा कितनी है? 4 एम्पियर है। अब इसने बोला भी, यहां पे कितना किया इसने? 135। इसने कितना किया? 135 वोल्टेज किया है। 135 वोल्टेज ये विभवांतर किया है। तो यहां पे 60 वोल्टेज पहले था, अब 135 है, तो इसने कितना बढ़ा दिया इसको? इसने इसका कितना गुना कर दिया भी 60 का? तो यहां से आप इस प्रकार से निकाल सकते हो क्या भी, 60 का कितना गुना, यानी यहां पे कितना भाग, यानी गुना कर रहा है। 60 को कितने से गुना करें कि 135 आ जाए? तो मैं ये लिख सकता हूं भी 135/60, कोई दिक्कत नहीं है भी। 135/60 जो आपको पता लग जाए कितने से गुना किया है, और वही प्रोसेस है वो आपको 4 के साथ में करनी है भी। वही प्रोसेस है वो आपको 4 के साथ में करनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 से ये 15 बार कट जाएगा, 15 से आप इसको 9 बार काट दोगे तो आपके पास में मान आ जाएगा 9 बार। या फिर आप इसको 15 से काटोगे तो ये एक प्रकार से इस प्रकार से कर सकते हो आप, यानी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट ये एक तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भी आपको। अब 135/60, तो ये हो जाएगा आपके पास में 15 चौके 60, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपने 60 को 9/4 से मल्टीप्लाई कर दिया भी। 60 को क्या किया है? 9/4 से मल्टीप्लाई किया है। तो आप 4 को भी क्या करोगे? 9/4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से 4 कट जाना है, और उसके बाद में बच जाना है वो 9 है। ठीक है, तो इसमें आपके पास में 9 एम्पियर है वो धारा आ जाएगी भी। चीजें समझ में आई क्या? दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी
प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए आपके लिए अनलॉक रहेंगे। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बोला गया भी 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा भी, क्योंकि वेग है तो वेग आपका त्वरण है ना, त्वरण, ये त्वरण आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पे आपके पास में समान वेग से गति करता है, तो इसका मतलब है भी ये एक आएगा भी, यहां पे -1 आएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड ही होता है भी। वेग है वो आपका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और त्वरण होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी। ठीक है, अब 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको बताना है, काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है भी। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपके पास 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है, यानी m द्रव्यमान होता है, v है वो यहां पे वेलोसिटी वेग होता है भी, तो मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले के अंदर मान ही रखना है भी। 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना है 25 है, इंटू और वेग कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा भी। अब इसको 2 से काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा भी, और 25 8 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 8 तो 25 8 200, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 200। अब ये 200 क्या आया है, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को आप जूल में कन्वर्ट कर जूल में मापते हो, तो यहां पे 200 जूल आ जाएगा भी, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 200 जूल हो जाएगा। उसके बाद में याद रखना हमेशा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, यह चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा गया भी, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। चीजें समझ में आ गई क्या, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अब सर जी धनात्मक क्यों होती है, उसके बारे में भी मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं बता देता हूं। धनात्मक क्यों होती है भी, क्योंकि द्रव्यमान तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता भी। कोई भी आप वस्तु ले लो, पृथ्वी के अंदर कहीं पे भी चले जाना, ठीक है, वहां से आप कोई भी अगर वस्तु लोगे ना, उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, माइनस में कभी द्रव्यमान होता ही नहीं है। चीजें समझ में आ गई। अब वेलोसिटी जो आपका वेग है ये ऋणात्मक हो सकता है भी, क्योंकि वेग एक क्या है, सदिश राशि है। वेग एक क्या है, सदिश राशि है, और सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब अगर दिशा के विपरीत अगर आपने वेग किया तो वहां पे आपका वेग अब ऋणात्मक हो जाएगा। तो वेग ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन वेग ऋणात्मक होगा कोई दिक्कत नहीं है, v² आपके पास में। अगर माइनस माइनस अगर वेग ऋणात्मक भी है तो v² है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है भी। इसीलिए आपकी गतिज ऊर्जा है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपके पास में ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया करती है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया करती है, ये आपको बताना है। संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकर्मक उष्मा पाकर के दो या दो से जिसमें संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके संयोजन अभिक्रिया कहलाती है भी। अब देखो भी, यहां पे एकल अभिकर्मक है, एकल अभिकर्मक को उष्मा मिली और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना दिए, लेकिन ये तो संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये आपकी वियोजन अभिक्रिया भी। ये आपकी क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ना वो संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। संयोजन अभिक्रिया में तो 2 अभिकर्मक होते हैं
और वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या है भी, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं भी। और यहां पे एकल अभिकर्मक है वो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो वो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है भी, ठीक है। अब यहां पे देखो भी, यहां पे भी क्या है आपका एकल अभिकर्मक है, और एकल अभिकर्मक मिलकर के एकल अभिकर्मक है वो क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो यह भी वियोजन अभिक्रिया है। अब यहां से देखें तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में लोहा है, और इसको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब हमने अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया, ये FeSO4 यानी ये फेरस सल्फेट बन गया, और आपके पास में H2 हाइड्रोजन गैस। और याद रखना ये अभिक्रिया ना, ये अभिक्रिया ये है भी धातु की अभिक्रिया है, वो आपने अम्ल के साथ में करवाई है। धातु की जब भी आपने अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई है तो वहां पे आपके पास में हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस, ये चीज आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस देता है, तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब इसने पूछा भी संयोजन की विपरीत अभिक्रिया कौन सी है, तो संयोजन की विपरीत मैंने अभी बताया भी, संयोजन की विपरीत वियोजन होती है भी। और वियोजन आपकी 3 प्रकार की होती है। एक तो आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है भी, आपने विद्युत धारा देकर के, विद्युत धारा के द्वारा है वो अपघटन करवा दिया, विद्युत धारा द्वारा अपघटन, ये क्या आपकी वियोजन अभिक्रिया है। दूसरी आपके पास में यहां पे बनेगी, वो हो जाएगी आपके पास में भी, आपने उष्मा देकर के, आपने उष्मा देकर क्या करवा दिया, अपघटन करवा दिया। उष्मा देकर है वो आपने अपघटन करवा दिया। और तीसरी आपके पास में जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी हो जाएगी भी, तो तीसरी अभिक्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में है वो आपने अपघटन करवा दिया, तो वो क्या हो जाएगी, वो भी आपकी वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है। अब होना क्या है, होना अपघटन ही है, चाहे वो क्या है विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, या फिर आपने कोई उष्मा दे दी उसके आधार पे हो। अब हो क्या रहा है, अपघटन ही हो रहा है। अब दोनों में क्या है, अब तीनों के अंदर है वो दो या एकल अभिकर्मक होगा। अब इसमें भी एकल अभिकर्मक है और इसमें भी एकल है, तो ये दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों है वो आपकी वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन है वो जस्ट संयोजन की क्या होती है, उल्टी होती है भी, ठीक है। तो इसमें आपकी पहला और दूसरा देख लो किस में आ रहा है, तो आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है ना, पहला और दूसरा जो 2 नंबर ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला है भी एक वस्तु को 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के एक्स पर 15 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो बनने वाली छवि होगी कैसी होगी। इसने उत्तल लेंस दिया है भी, देखना यहां पे अपन क्या है, इसको बगैर सोल्व आउट किए है वो क्वेश्चन को बगैर यहां पे सॉल्यूशन किए इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। 10 सेमी फोकस दूरी है आपके पास में, फोकल लेंस कितनी है, 10 है, ठीक है। अब आपने वस्तु को कहां पे रखा, तो वस्तु को 15 सेमी की दूर रखा, तो इसका मतलब आपकी वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, तो 20 है। फोकस दूरी की दुगनी होती है ना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो इसका मतलब आपने वस्तु को रखा है वो कहां पे रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है वो आपने वस्तु को रखा है। अब उत्तल लेंस की बात करता हूं, तो उत्तल लेंस के अंदर है वो टोटल कितनी कंडीशन होती है, 6 कंडीशन होती है भी, उसमें से 5 के अंदर है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब आपको पता है भी कहां पे बनेगा, जब आप वस्तु को फोकस और ध्रुव या फिर फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखोगे, यानी 0 और 10 सेंटीमीटर के बीच में अगर आप वस्तु को रख रहे हो तो वहां पे आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां पे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका मतलब आभासी को तो काट ही दो, आभासी तो ऑटोमेटिक कट गया। अब उसके बाद में यहां पे धुंधली है, तो धुंधली वस्तु धुंधली है वो कभी भी नहीं बनती भी, धुंधली जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो कभी धुंधला नहीं बनता, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी धुंधला नहीं होता, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, बड़ा, वास्तविक और बड़ा। यहां पे मैं आपको 6 की 6 कंडीशन बता देता हूं, देखो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। ये है वस्तु, ये आपने वस्तु को रखा है, उसके बाद में ये आपका क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है, ठीक है।
और उसके बाद में ये आपका यहां पे क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। वस्तु को आपने क्या रखा, अनंत के ऊपर रखा। वस्तु को आपने अनंत पे रखा, उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस के ऊपर। प्रतिबिंब है वो फोकस के ऊपर बनेगा। या फिर बात एक ही है अभी लेंस की भी और ये दर्पण की, थोड़ा सा यहां पे ये बात है भी। लेंस में क्या होता है, लेंस में ये होता है भी दो आपके पास में क्या होता है भी, गोलीय दर्पण होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और ये क्या होता है, पारदर्शी होता है भी। अब यहां पे आपके पास इसका जो फोकस दूरी होगी उसको अपने क्या रख दिया भी, f1, और इसको हमने क्या रख दिया, 2f1 रख दिया भी, ठीक है, वक्रता केंद्र को। अब ये वाला जो गोलीय दर्पण है इसका भी कोई ना कोई फोकस होगा, तो इसको हमने रख दिया f2, और यहां पे इसको नाम दे दिया आपने वक्रता केंद्र जो दूसरा है ना, उसको हमने 2f2 दे दिया भी। बात बस इतनी है, इसको वक्रता केंद्र मान लो भी, दर्पण के अकॉर्डिंग समझ रहे हो, इसको फोकस मान लो भी, इसको फोकस है और ये वक्रता केंद्र दूसरा है भी। अब आपको पता है भी वस्तु को इधर रखेंगे, वस्तु तो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो उसके बाईं ओर ही होती है भी, हमेशा हमेशा है वो बाईं ओर होती है, और वस्तु बाईं ओर होती है, लेकिन लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो दाईं ओर बनता है भी, वो दाईं ओर बनता है, ये पारदर्शी होता है। लेकिन दर्पण के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो दर्पण के अकॉर्डिंग है वो उसके सामने ही बनते हैं, जिस ओर वस्तु है उसी ओर है वो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है भी, ठीक है। अब देखो भी यहां पे, अब इसमें आपके पास में वस्तु को अनंत पर रख दिया, वस्तु को अनंत पर रख दिया तो उसका प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और लेंस में अगर मैं बात करूं तो उसका प्रतिबिंब है वो f2 पे बनता है, ठीक है। उसके बाद में कैसा बनेगा, बिंदु साइज का, ये कैसा बनेगा, साइज कैसा होगा, बिंदु होगा, बिंदु ये बिंदु साइज का। और यहां पे अपन बोल सकते हैं इसको कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भाई। वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और ये क्या बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, ठीक है। उसके बाद में जब वस्तु को हमने क्या रखा भी, अनंत, वस्तु को अनंत व 2f1 के बीच में रख दिया, यानी ये तो अनंत था भी इधर, और ये 2f1 है, इनके और अनंत के बीच में कहीं पे यहां पे रख दिया, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बन जाएगा। तो जैसे जैसे आप वस्तु को नजदीक लाते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब है वो दूर भागता जाएगा भी। तो आपका प्रतिबिंब पहले f2 पे था, अब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, तो आपके पास में ये हो जाएगा f2 व 2f2, f2 और 2f2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, और ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा भी, ये बिंदु साइज का नहीं है, ये छोटा है भी, ठीक है। उसके बाद में जब वस्तु को 2f1 के ऊपर रख दो भी, अनंत और 2f1 के ऊपर रख दिया, अब 2f1 के ऊपर रख दो भी। 2f1 का मतलब हो गया वक्रता केंद्र के ऊपर रखना है आपको, वक्रता केंद्र पे रखोगे तो वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बनता है भी, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा, कहां पे बनेगा, तो 2f2 यानी दूसरे वक्रता केंद्र पे, यहां पे 2f2 पे बनेगा। और कैसा बनेगा, ये वास्तविक, वास्तविक हमेशा उल्टा, और कैसा बनेगा, समान साइज का। तो यहां पे आपका जो प्रतिबिंब बनता है ना वो एकदम वस्तु का जितना साइज है ना उतना ही साइज का यहां पे प्रतिबिंब बनता है भी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे लिया वस्तु को, तो थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे तो f2f1 और f1 के बीच रख दो। उसके बीच रखोगे तो आपका प्रतिबिंब अब थोड़ा सा इससे और आगे सरक जाएगा भाई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2f2 व अनंत के बीच, 2f2 व अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा, वास्तविक, उल्टा, और कैसा बनेगा, अब बड़ा बनेगा भी, ठीक है। अब वस्तु को f1 के ऊपर रख दो, यानी फोकस के ऊपर रख दो, तो f1 पे जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा भी, उसका प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बन जाएगा। उसके बाद में जब वस्तु को क्या है, f1 से और आगे ले आओ, ये प्रकाशिक केंद्र है भी, तो आप f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, वो वस्तु की ओर ही बनेगा भी, वो लेंस के सामने बनेगा भी, लेंस के सामने। और लेंस के सामने बनेगा तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है भी, छोटा होता है। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है भी, ठीक है। और ये कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा भी, ये कैसा बनेगा, ये प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। ये कंडीशन होती है भी 6 टोटल। और इसने वस्तु को कहां पे रखा है, ये देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो इसका मतलब आपने वस्तु को रखा है फोकस और
2f1 यानी F1 और 2f1 के बीच में रखा है भी, और F1 और 2f1 के बीच में जब आप वस्तु को रखते हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में बनता है। कैसा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। निष्क्रिय गैसें हैं वो आपकी 18 नंबर समूह है भी। ये आपका क्या है? 18 नंबर समूह है जिसके अंदर निष्क्रिय गैसें होती है, यानी निष्क्रिय गैसें वो गैसें होती है जिनके बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उन्होंने अपना स्थायित्व कंप्लीट कर लिया है और वो किसी के साथ में क्रिया नहीं करती है भी। क्रिया क्यों करती है? क्रिया क्यों करती है? कोई भी तत्व है वो क्रिया क्यों करता है? वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है भी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट और प्राप्त करने के लिए। इलेक्ट्रॉन या तो प्राप्त कर ले या फिर डोनेट कर दे, तो उसी लिए वो क्या करता है? क्रिया करता है। अब क्रिया, दूसरी बात अगर अपन इस प्रकार से समझे भी, आदमी है वो खेत में काम क्यों करता है भी? आदमी काम क्यों करता है? अपना पेट भरने के लिए। अगर आदमी का पेट भरा हुआ है तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसीलिए निष्क्रिय गैसों का पेट भरा हुआ है भी, इसीलिए ये किसी के साथ में क्रिया नहीं करती है। इसे 18 नंबर समूह में रखा गया और ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी 2018 के अंदर भी। 18 नंबर समूह में टोटल तत्व कितने हैं? तो टोटल 7 तत्व है। कौन कौन से हैं? हे नेता और करोड़पति सब जीवित रहे, इसकी ये ट्रिक है। हे नेता और करोड़पति सब जीवित रहे, और ये ऑर्गन आ जाएगा भी, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन और आपके पास में ऑर्गन। ये 7 तत्व इसमें आते हैं। क्षारीय धातु है वो आपकी फर्स्ट ग्रुप है वो क्षारीय धातु है। पहला जो ग्रुप है, पहला जो समूह है वो आपका क्षारीय धातु है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, और उसके बाद में रुबिडियम आ जाएगा, और उसके बाद में सीजियम आ जाएगा, और उसके बाद में फ्रांसियम। इसकी ट्रिक क्या है ली नाने की रब से फरियाद, है ली नाने की रब से फरियाद। उसके बाद में हेलोजन ग्रुप, ये आपका 17 नंबर ग्रुप आता है। ये आपका क्या है? 17 नंबर ग्रुप है वो हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन फैमिली बोलते हैं। इसमें आता है फिर कल बार आई आंटी टेंशन में, यानी टेनेसाइन, TN से टेंशन बोल दो, टेनेसाइन होता है ये, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसाइन, फिर कल बार आई आंटी टेंशन में, ठीक है। ये 17 नंबर ग्रुप है। क्षारीय मृदा धातु, ये आपका सेकंड ग्रुप आ जाएगा भी, ये आपका है वो सेकंड ग्रुप, यानी दूसरा समूह आ जाएगा। और इसमें कौन कौन से आते हैं? तो बेटा मांगे, कार, स्कूटर और बाप रोए भी। क्या करे, औलाद ने तो स्कूटर मांग लिया तो बाप रोए। तो बेटा मांगे यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, और ये आपका ये रेडियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, तो ये आपके पास में क्या है? क्षारीय मृदा धातु आ जाती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है? तो धातुओं और प्रतिधातुओं की जो प्रतिरोधकता की रेंज है, धातुओं और मिश्र धातुओं की, देखो भी धातुओं की जो प्रतिरोधकता का मतलब होता है भी, अगर प्रतिरोधकता ज्यादा है तो उसका मतलब ये हो गया भी वहां पे धारा है वो कम बहेगी। तो धातुओं के अंदर, धातु तो विद्युत की सुचालक होती है, धातु है वो विद्युत की सुचालक होती है, और मिश्र धातु होती है ये भी विद्युत की सुचालक की होती है, ठीक है। तो यहां पे इनकी जो प्रतिरोधकता की रेंज है वो बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता की रेंज है वो कितनी होती है? 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है, ठीक है। और प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम और मीटर होता है, ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भी इसमें, और ये आपको रटना ही पड़ेगा भाई, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर के 10⁻⁶ ओम मीटर तक होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट इसमें आपको बताना भी, मानवों में गैसों का आदान प्रदान में होता है। मानव होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान कहां पे होता है? कृपिका, एल्वियोल
यानी इसे कृपिका नहीं बोलेंगे, इसे कुपिका बोलेंगे भी, इसको आप करो कुपिका, ठीक है। कुपिका, एल्वियोल, कंठ, लेरिंगस जो कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये क्या करते हैं, ध्वनि, ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में श्वास नली, ट्रेकिया बोलते हैं जिसको, और ब्रोंकाई जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन श्वसनी बोलते हैं। अब देखो भी, ये आपके पास में जो कंठ होते हैं ना, कंठ होते हैं, वहां पे क्या होता है, ये कंठ है, और कंठ में क्या होता है, ये आपकी श्वास नली है भी, इसे अपन क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं भी। जैसे ही श्वास नली ये आई कंठ वाली, उसके बाद में ये क्या है, दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है भी। ये इधर वाले ये इधर वाली फेफड़ों में चली जाएगी, और ये इधर वाले फेफड़ों में चली जाएगी भी। फेफड़े अपने दो होते हैं भी, ठीक है। अब जब ये क्या है भी डिवाइड हुई, उसको हमने क्या बोल दिया, श्वसनी, इसे हमने श्वसनी बोल दिया, यानी ये क्या है, आपकी ब्रोंकाई है, ये आपकी श्वसनी है। उसके बाद में क्या है भी, जैसे आगे फेफड़े आई, फेफड़े आने के बाद में ये क्या है, फेफड़ों में फिर दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, ये आगे फेफड़ों में फिर दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका फेफड़ा है, ये आपका यहां पे फेफड़ा है, और फेफड़ों में आके ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद में आगे यहां पे क्या लगी होती है, आपकी कुपिकाएं लगी होती है, यहां पे क्या है, इस प्रकार से गोलाकार आकृति में कुपिकाएं लगी होती है। अब ये है वो आपकी क्या है, ये जो दो पार्टों में डिवाइड हुई, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे अपन ने बोल दिया श्वास, इसे हमने बोल दिया श्वसनिका, 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 इसे हमने श्वसनिका बोल दिया भी। यही प्रोसेस है वो आगे यहां पे होती है भी, ये फिर दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, ये फिर दो पार्टों के अंदर है, वो इस प्रकार से फेफड़ों के अंदर जाकर के दो पार्टों में डिवाइड होगी, और उसके बाद में है वो यहां पे इसमें क्या लगाता है, आपकी कुपिकाएं लगी होती है, और कुपिकाओं क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। गैसों का आदान प्रदान या फिर गैसों का विनिमय स्थल होता है, वो कौन होता है, तो वो आपकी वायु कुपिका होती है। वायु कुपिका है, वो गैसों का आदान प्रदान करती है, विनिमय स्थल है, तो इसीलिए यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, ये कुपिका राइट आंसर हो जाएगा भी, इट्स ओके। और ये एक प्रकार से क्या है, सतह प्रदान करती है भी, इनका जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में एक प्रकार से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए इसमें क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही अपन क्या करते हैं भी, गैसों का आदान प्रदान करते हैं भी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंतर्गत है, वो वायु कुपिकाओं के अंतर्गत है, वो कुछ एक ऑक्सीजन है वो रह जाती है, ताकि है वो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस समय जो समय लगता है, उस समय के अकॉर्डिंग है वो अपन कंट्रोल कर सके अपने आप के ऊपर, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बताना भी, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है, ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर फुलरिन, जिसे C60 बोलते भी। सबसे पहले खोजा गया बकमिस्टर फुलरिन कौन सा था, तो C60 था भी, ठीक है। या फिर आपसे ये बोल दे भी, C60 का मतलब होता है भी इसमें कार्बन 60 होते भी, इसमें कार्बन की संख्या है वो 60 है। अब देखो भी, ग्रेफाइट है, हीरा है, और जो आपका फुलरिन है, ये किसके अपरूप हैं, तो ये कार्बन के अपरूप है भी। कार्बन के दो अपरूप है, कार्बन के मुख्य रूप से है वो दो अपरूप होते हैं, एक तो आपका होता है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय अपरूप होता है, ठीक है, और एक है वो अक्रिस्टलीय, एक है वो अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। अब क्रिस्टलीय जो अपरूप होता है वो क्या है, इसकी जो साइज है, इसका जो साइज है, यानी क्रिस्टलीय अपरूप का जो साइज होता है वो फिक्स होता है, इसका कुछ ना कुछ साइज होता है, कुछ ना कुछ आकार, यानी इसका निश्चित आकार होता है, इसका निश्चित आकार होता है। और अक्रिस्टलीय अपरूप है, इसका क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है, इसका अनिश्चित आकार होता है, इसका कोई आकार नहीं है। अब क्रिस्टलीय अपरूप के अंतर्गत है वो आपका क्या आता है, ग्रेफाइट आ जाता है, ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलरिन है, इसका एक निश्चित आकार है। और अक्रिस्टलीय अपरूप के अंतर्गत है वो कोयला आ जाएगा भाई, कोयला है, कोक है, चारकोल है, ये किस में आते हैं, तो ये आपके अक्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं। और ये है क्या, कार्बन के अपरूप है भी,
कार्बन के ही अपरूप है, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी कौन सा कथन सत्य है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब इसमें देखो भी यहां पे इसने बोला भी कौन सा कथन सत्य है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर होने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, तो यह बात बिल्कुल गलत है भी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, G बराबर, यानी दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आपके पास में क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर है वो आपके पास में कैपिटल G, और ये होता है आपके पास में m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है भी। इसने बोला भी दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर होने पर, गुरुत्वाकर्षण दोनों कणों के बीच में स्थिर है तो उनके बीच की दूरी घट जाएगी, तो ये बात गलत है, क्योंकि बीच की दूरी के तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर बीच की दूरी घटेगी तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ेगा, अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो घट जाएगा भी, तो ये बात है। लेकिन ये बोल रहा है भी अगर गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर है तो बीच की दूरी भी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो ये बात गलत है। दो कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दोनों के बीच में क्या दुश्मनी का रिलेशन है, अगर F बढ़ेगा तो R घट जाएगा, R घटेगा तो F बढ़ेगा, और R बढ़ेगा तो F घट जाएगा भी। दोनों के बीच में क्या है भी, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ रहा है तो उनके बीच की दूरी घट जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल घटने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा तो दूरी घटेगी नहीं, दूरी घटती है तो इसका मतलब ये भी दोनों समानुपाती है, दोनों क्या है, समानुपाती है, लेकिन दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती नहीं है, दोनों में दुश्मनी का रिलेशन है, तो ये बात गलत है। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। आगे देखो, दो वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना किया जाए, दो वस्तुएं हैं उनका द्रव्यमान दोगुना किया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा भी, बिल्कुल सही बात है। अगर इस वस्तु का द्रव्यमान ये मान लो भी 1 है तो इसको भी दुगुना कर दिया और इसको भी दुगुना कर दिया, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती है भी, 2 दूना 4, तो यहां पे आपके पास में जो बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा, बल होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी ये तो क्या है, उनके गुणनफल के समानुपाती है। जितना आप द्रव्यमान को बढ़ा रहे हो उस हिसाब से आपका उतना ही क्या बढ़ रहा है, उतना ही आपका यहां पे बल बढ़ रहा है भी। तो द्रव्यमान को दुगुना किया तो द्रव्यमान तो इसमें क्या है, m1 और m2 दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं का अगर दुगुना करे हो तो वहां पे उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पे A B सही है और एक D सही है, तो इसका मतलब आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें चीजें समझ में आई क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया है भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है। अब आयनन विभव का मतलब क्या होता है, आयनन क्षमता या फिर ये बोले आयनन विभव क्या है, तो ये अपन बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन त्याग करवाने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं भी, ठीक है। अब इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक क्या है भी 6 है, और नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक है वो कितना है 7 है, और उसके बाद में ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक क्या है भी 8 है, और यहां पे फ्लोरीन है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 9 है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करके देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2, उसमें उसके बाद में आपका 2s2, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 2p4। इसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करते हैं तो 1s2 फिर 2s2 और फिर आ जाएगा आपके पास में 2p3, और उसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करते हैं तो 1s2 और 2s2 और उसके बाद में 2p, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 4। उसके बाद में यहां पे ये आपके पास में हो जाएगा 1s2 और 2s2, उसके बाद में 2p5। आई एम राइट? ओके। अब देखो भी इसने एक बात ये भी बोली है भी
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन में द्वितीय आयनन विभवों का सही क्रम बताना है। द्वितीय आयनन विभवों का सही क्रम बताना है। तो ये तो इसका क्या है, फर्स्ट है। ये तो इसका क्या है, फर्स्ट आयनन विभव है भी, यानी पी कक्षक, पी जो उपकोष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब द्वितीय विभव है तो इसका मतलब क्या है भी, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे भी, दूसरे में देखना है ना आपको, तो दूसरे में देखना है तो इसका पी कोष के अंदर कितने, पी जो उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 त्यागेगा तो ये आपके पास 2p3 रहेगा। ये इसका द्वितीय आयनन विभव हो जाएगा। इसमें आपको बताना है भी कितनी ऊर्जा लगेगी। उसके बाद में यहां से 1 त्यागेगा तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, फिर इसमें 1 त्याग देगा तो ये आ जाएगा 2p2, और यहां से 1 त्याग देगा तो ये आपके पास में दूसरा कौन सा हो जाएगा 2p3, और उसके बाद में यहां पे कौन सा हो जाएगा 2p4। चीजें समझ में आ गई। अब ये दूसरा है भी, ये क्या है, कार्बन का दूसरा है, और ये नाइट्रोजन का दूसरा है, और ये आपके पास में ऑक्सीजन का दूसरा है, और ये फ्लोरीन का दूसरा है। अब इसमें आयनन विभव बताना है भी, अपन यहां से, यानी यहां से अब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, त्यागनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए हमें किसमें ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तो यहां से अपन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये तीसरा हो जाएगा भी, और ये अब इसमें देखो भी कार्बन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है अपना। मिस्टेक ये है भी, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 2 4 और 2 6, तो इसका 2 आएगा फिर, ठीक है यहां पे। तो इसमें कितना आ जाएगा यहां पे फिर 2p1 बन जाएगा भी ये, ठीक है ना। एक तो त्यागना है, दूसरे में देखना, आपको पहले में तो देखना ही नहीं है, दूसरे में देखना है। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन इसका मैंने क्या किया, त्याग करवा करके यहां पे लिख दिया। अब ये इसका दूसरा आ गया भी। अब देखो भी पी कोष के अंदर टोटल, पी जो उपकोष है इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं भी। अब मैं आपको यह बात बताऊं भी, उपकोष के अंदर अगर उपकोष पूर्ण भरा हुआ है तो आप उससे इलेक्ट्रॉन छुड़वाओगे या फिर इलेक्ट्रॉन वहां से क्या है निकालोगे, तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर पी कोष, अगर कोई भी उपकोष हो, अगर वो अर्धपूरित है यानी आधा भरा हुआ है, तो आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा कोई उपकोष के अंदर कोई है भी, न तो वो पूरा भरा हुआ और न ही वो अर्धपूरित है, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको ऑक्सीजन को देनी पड़ेगी, क्योंकि पी कोष में, पी उपकोष है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां पे 3 है, तो इसका मतलब ये अर्धपूरित है, आधा भरा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए क्या है, आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है भी, आयनन ऊर्जा है वो ऑक्सीजन की क्या है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद में आपके पास में, उसके बाद में कौन से केंद्र है वो सबसे ज्यादा आप ऊर्जा देना चाहोगे, तो यहां से आपके पास में क्या है भी, फिर इसमें क्या है भी 4 इलेक्ट्रॉन है भी, फिर इसके अंदर है वो, ये अर्धपूरित से ज्यादा है और ये अर्धपूरित से कम है और ये भी कम है। तो फिर आप फ्लोरीन को, फिर आप जाओगे फ्लोरीन पे, फिर आपकी क्या है, फ्लोरीन को आप इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए फ्लोरीन में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। देन उसके बाद में, फ्लोरीन के बाद में आपका नाइट्रोजन आ जाएगा भी, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास में फिर नाइट्रोजन आ जाएगा। और उसके बाद में आपका कार्बन, यानी सबसे कम ऊर्जा है वो कार्बन को देनी पड़ेगी भी। यहां पे तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी सारा खाली पड़ा है, सारा जो आपका इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका उपकोष है वो खाली पड़ा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है भी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो ये पी उपकोष है वो भर जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे आपको क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा तो उपकोष आधा भरा हुआ है वहां पे लगेगा। उसके बाद में इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर इसमें, और सबसे कम है वो इसमें भी। तो आपके पास में ये सीक्वेंस बन जाएगी भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है भी, चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चूना पत्थर होता है आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब अपन इसको ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां से आपको क्या पता लगा भी, एकल अभिकर्मक, ये अभिक्रिया कौन सी है, पहले तो ये बताओ। एकल अभिकर्मक ऊष्मा पाकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है, तो वहां पे आपकी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ये वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया में कौन सी है, तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3,
सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ में अगर अपन 10 जल के अणु जोड़ दें तो ये आपका वाशिंग सोडा बन जाता है भी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, धावन सोडे के अंदर है वो कितने जल के अणु होते हैं? तो वो 10 जल के अणु होते हैं भी, इसीलिए इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं भी, जो कि आपका क्या हो जाता है? ये वाशिंग सोडा बन जाता है। वाशिंग सोडा का यही फॉर्मूला आता है। उसके बाद में अनबुझा हुआ चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है भी। कैल्शियम ऑक्साइड है वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, जो कि अभी निर्माण हुआ है। और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका क्या होता है? ये बुझा हुआ चूना होता है भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बुझा हुआ चूना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन आप कैसे करोगे? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप जल मिला दो, कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें जल मिला दोगे तो यहां पे संयोजन अभिक्रिया होगी और क्या बन जाएगा? CaOH की ट्वाइस, और प्लस में आपके पास में ऊर्जा बहुत मात्रा में। तो 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे संयोजन अभिक्रिया होती है और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये अनबुझा हुआ चूना, यानी चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो आपके पास में क्या बनता है? अनबुझा हुआ चूना, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना है वो उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्पन्न होती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है बी ने 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम थ्योरी का प्रस्ताव दिया था भी। 5 जगत प्रणाली है वो किसने दी? तो 5 किंगडम जो थ्योरी है वो RH व्हिटकर ने दी थी भी। RH व्हिटकर ने दी थी लगभग 1969 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें है वो यहां पे जो जगत है, जो किंगडम है उसको 5 भागों में डिवाइड किया। 5 भाग कौन कौन से थे? तो एक तो आपका मोनेरा हो जाएगा भाई, मोनेरा। ठीक है, और एक आपका है वो प्रोटिस्टा हो जाएगा। और उसके बाद में आपका फंगी, कवक जगत आता है जिसके अंतर्गत फंगी। और उसके बाद में प्लांटी आ जाएगा। और उसके बाद में ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, और ये आ जाएगा एनीमेलिया। अब मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन आता है? मोनेरा में आपका माइकोप्लाज्मा है वो आपका मोनेरा में आ जाएगा। उसके बाद में जीवाणु ये भी आपके मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका आती है। जितने भी जीवों के अंदर है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और जिसमें एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में तो आप जानते हैं भी, जिसमें क्या है भी जो अंगक होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है उसमें नहीं पाई जाती भी। तो माइकोप्लाज्मा हो गया, जीवाणु हो गया, इन सभी में मोनेरा, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। देन उसके बाद में प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ है, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ गया। सेवाल है आपके, सेवाल ये भी किस में आते हैं? तो प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत वही आएंगे जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका हो, और इसमें क्या है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों आते हैं, लेकिन मोनेरा में एक कोशिकीय आते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका होनी चाहिए, वही है वो मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका होनी चाहिए और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, अधिकतर तो एक कोशिकीय होते हैं लेकिन बहुकोशिकीय भी आ जाते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत। उसके बाद में फंगी यानी कवक, इसमें क्या है? कवक जगत आता है, इसमें क्या है? कवक को रखा गया है। देन उसके बाद प्लांटी यानी पादप है वो आपके पास में प्लांटी वर्ग में रखा गया है। एनिमेलिया यानी जंतु जगत है वो आपका एनिमेलिया के अंतर्गत आ जाएगा भी। जैसे अपन है, मानव है, वो एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है भी। तो यहां पे आपका RH व्हिटकर हो जाएगा, और ये 5 किंगडम थ्योरी दी थी भी, इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के संबंध में सही नहीं है, ये आपको बताना है। जलीय माध्यम या फिर तरल अवस्था में H पॉजिटिव आयन देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था क्षार के बारे में, ठीक है ना, इसी प्रकार का, इसी टाइप का क्वेश्चन था। H2 यानी हाइड्रोजन गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं लवण उत्पन्न करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही बात है। याद रखना, धातु के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं अम्ल तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं, और बाइकार्बोनेट के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं भी, ठीक है। उसके बाद में स्वाद में ये खट्टे होते हैं भी, बिल्कुल सही बात है। और क्षार के बारे में आपने स्वाद में कड़वा पढ़ा था, यहां पे स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद में इसने बोला है भी केवल कुछ अम्ल जैसे NaOH,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल नहीं है, ये क्षार है भाई साहब, तो इसीलिए इसको गलत कर दो, क्योंकि केवल कुछ अम्ल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल थोड़ी ना है, क्षार है, तो इसीलिए इस चीज को गलत कर दीजिएगा। चौथा गलत है इसमें, बाकी सारे सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आंख के उस हिस्से की पहचान कीजिए जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो आंख में सबसे बाहरी जो भाग होता है वो कौन सा होता है भी? आंख में सबसे बाहरी भाग कॉर्निया होता है भी। आंख का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया में सबसे पहले यहां पे आपका जो प्रकाश है वो प्रवेश करेगा, देन उसके बाद में पुतली, कॉर्निया के बाद में पुतली आती है, और पुतली के बाद में आइरिस आता है। आइरिस है वो रंगों आंख को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है कौन? आइरिस करता है। तो कॉर्निया है ना, कॉर्निया के बाद में पुतली आती है। पुतली है वो एक प्रकार से क्या करती है? पुतली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, ये सिकुड़ती है, फैलती है, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस है वो प्रकाश की मात्रा के आधार पर है वो पुतली करती है। देन उसके बाद में पुतली की मात्रा को, पुतली के साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। और पक्षमाभी या फिर सिलियरी मांसपेशियां हैं, ये लेंस की क्षमता को, लेंस की फोकस दूरी बोल दो, फोकस, लेंस की फोकस दूरी या फिर लेंस की क्षमता को कंट्रोल कौन करता है? तो ये पक्षमाभी या फिर मांसपेशी कोशिकाएं करती है भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहां पे प्रवेश करेगा प्रकाश वो कॉर्निया से प्रवेश करेगा भी। देन उसके बाद में पुतली आएगी, फिर आपकी आइरिस। आइरिस का कार्य होता है भी आंखों को रंग प्रदान करने का, और साथ में ही ये क्या करता है? पुतली को कंट्रोल करता है, पुतली की साइज को कंट्रोल करता है। और उसके बाद में पक्षमाभी के जो पक्षमाभी जो सिलियरी मांसपेशियां होती है, ये लेंस की फोकस दूरी को कंट्रोल करती है भी। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट। अब इसमें निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? आसवन विधि कौन सी होती है? एक होती है प्रभाज्य आसवन विधि। आसवन विधि वह विधि होती है जिसमें दोनों, ये क्या है? दोनों द्रव के बीच में होती हुई, दो द्रव के बीच में होती हुई आसवन विधि होती है, वो दो द्रव के बीच में होती है। और दोनों द्रव का जो कवथनाक है, कवथनाक, दोनों द्रव का जो कवथनाक होता है वो उनके बीच में अंतर है वो ज्यादा होना चाहिए। कवथनाक के बीच अंतर ज्यादा होना चाहिए भी, अंतर ज्यादा होना चाहिए, ये तभी कार्य करेगी भी। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए आसवन विधि में? दोनों द्रव होने चाहिए भी, दोनों लिक्विड होना चाहिए। दूसरी बात, कवथनाक के बीच में अंतर है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर कवथनाक के बीच में अंतर ज्यादा नहीं है तो वहां पे आप प्रभाज्य आसवन विधि यूज करोगे भी। अब आसवन विधि दोनों क्या है? तेल और पानी, ये तो मिश्रण ही नहीं है, तेल और पानी तो मिलते ही नहीं आपस में, तो इसका मतलब यहां पे तो आप आसवन विधि लगा ही नहीं सकते, इसको तो डायरेक्ट है वो आप अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एल्कोहल और पानी ये दोनों घुलनशील है, एल्कोहल और पानी है दोनों घुलनशील है, दोनों घुल जाते हैं। देन उसके बाद में एल्कोहल का जो टेम्परेचर है, कवथनाक है, वो लगभग 78 डिग्री होता है, और पानी का जो कवथनाक है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब क्या है? दोनों का जो बीच का अंतर है वो लगभग ज्यादा है। तो यहां पे एल्कोहल और पानी को आप है वो आसवन विधि के द्वारा है वो अलग कर सकते हैं। उसके बाद में नमक और पानी, यहां पे नमक आ गया भी, नमक आ गया तो इसका मतलब ये तो ठोस है, नमक तो ठोस होता है, ठोस, और ये पानी है तो ये लिक्विड है, तो ये ठोस और पानी हो गया। तो यहां पे आप वाष्पीकरण विधि काम में ले लोगे, वाष्पीकरण विधि से नमक और पानी को अलग कर सकते हो। एल्कोहल और आयोडीन है, यहां पे आप है वो इसमें एक प्रकार से आयोडीन है वो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का भी यूज करता है। आयोडीन है आपका वो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड के अंदर चेंज हो जाना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना, तो वहां पे ऊर्ध्वपातन होता है भी। तो आयोडीन है, कपूर है, ठोस CO2 है, ये क्या करते हैं? ये ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं या फिर एक प्रकार से उनका अनुसरण करते हैं भी, तो ये हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंतर्गत है वो आपको आंसर है वो नमक और पानी नहीं हो सकता भी, क्योंकि आसवन विधि द्रव के बीच में होती है भी। आसवन विधि है ना, आसवन विधि ये दो द्रव के बीच में होती है, द्रव टू द्रव, ठीक है, ठोस टू द्रव। आप नमक और पानी को आप क्रिस्टलन विधि के द्वारा भी अलग कर सकते भी, नमक और पानी को क्रिस्टलन विधि के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि नमक यहां पे क्या है? एक प्रकार से ठोस है,
तो आसवन विधि यहां पे काम में नहीं आएगी। 2 नंबर में आसवन विधि काम में आ सकती है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर, वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। चैनल, वस्तु, माध्यम और स्रोत। देखो भी ध्वनि है ना, ध्वनि एक आपकी एक प्रकार से यांत्रिक, ध्वनि एक प्रकार से क्या भी यांत्रिक तरंग है। ध्वनि है वो एक प्रकार से यांत्रिक तरंग बोल सकते हैं, यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग एक प्रकार से ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग वो तरंगें होती हैं जिनको एक माध्यम से जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और निर्वात में ये कदापि नहीं चल सकती। तो माध्यम वहां पे ध्वनि की जो मात्रा है, ध्वनि की जो साउंड एक प्रकार से गति होती है वो ठोस में ज्यादा होगी भी, क्योंकि ठोस के अंदर है वो माध्यम है वो ज्यादा होता है भी। ठोस में ज्यादा होती है, द्रव में कम होती है और गैस में कम होती है और निर्वात में तो होती ही नहीं है भी। निर्वात के अंदर है वो ध्वनि की चाल 0 होती है भी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वो ठोस में होती है ध्वनि की चाल। तो इसीलिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, माध्यम कहते हैं भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। और ये क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है भी, ठीक है। सबसे ज्यादा है वो एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है भी, तो ये 6420 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में एल्यूमिनियम के बाद में निकल आता है भी, एल्यूमिनियम के बाद में निकल, और निकल में ध्वनि की चाल है वो 60-40 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में निकल के बाद में कौन आता है, स्टील आता है। निकल के बाद में स्टील आता है। स्टील में ध्वनि की जो चाल है वो 59-60 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में लोहा आता है। लोहे में ध्वनि की चाल है वो कितनी होती है, 59-50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लोहे के बाद में कौन सा आ जाएगा, लोहे के बाद में पित्तल, आई एम राइट। लोहे के बाद में है वो पित्तल आता है। पित्तल एनसीईआरटी के अंदर पित्तल दे रखा है, कितना होता है 4700। उसके बाद में कांच आता है। कांच में जो ध्वनि की चाल होती है वो 3980 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये तो था भी सॉलिड के अंदर। अगर अपन बात करते हैं द्रव के अंदर, द्रव के अंदर जो ध्वनि की चाल है वो सबसे ज्यादा है वो समुद्री जल में होती हुई, समुद्री जल में सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 1531 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में आसुत जल के अंदर है जो शुद्ध जल होता है उसमें 1498 होती है, 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर मैं बात करूं गैस में सबसे ज्यादा है वो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के अंदर है वो गैस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है 1284 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में हीलियम की बात करूं, हीलियम में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, ये 965 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं बात करता हूं वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वायु में ध्वनि की जो चाल है वो 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल है वो 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। चीजें समझ में आ गई क्या। अब हाइड्रोजन और हीलियम का है ना ये पूछा गया है, और एल्यूमिनियम, निकल और स्टील ये पूछा गया यहां पे, ठीक है ना। ये तो बहुत बार पूछा गया, एल्यूमिनियम, निकल, स्टील और हाइड्रोजन और हीलियम का। और आपका ये समुद्री जल और आसुत जल का, ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2018 के अंदर तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए भी यहां से। तो आज की क्लास में हमने एक पेपर और कंप्लीट किया है। आई होप आपको प्रत्येक चीज क्लियरली समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी।
तो आज की क्लास में इतने भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।